हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। इसमें हम रेलवे की साइंस को कवर करने जा रहे हैं। इसमें थ्योरी देखते हैं और थ्योरी के बाद में जितने भी क्वेश्चंस आंसर आते हैं इससे रिलेटेड उनके सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी होते हैं चर्चाएं करेंगे। और चर्चा करने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो आप देख सकते हैं ना, हर चीज़ हर जगह ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और इनके ऊपर चर्चाएं करेंगे। चर्चा कब करेंगे? पूरा चैप्टर पहले ख़त्म करेंगे। चैप्टर को ख़त्म करने के बाद क्वेश्चंस देखते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? यही वाला चैप्टर है, इसे शुरू करेंगे। विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व। तो विद्युत आवेश, सबसे पहले विद्युत आवेश देखते हैं और विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी क्या कहानी होती है, बस पूरी की पूरी देखने का प्रयास करें कि विद्युत आवेश को इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। और इसके बारे में क्या आता है, वैज्ञानिक थेल्स के प्रयोग के आधार पर कुछ वस्तुओं को अन्य निश्चित को रगड़ने से कुछ छोटे छोटे पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। इसे विद्युत आवेश कहा जाता है। किस तरीके से आती हैं ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने थेल्स ने बताया था, कोई दो चीज़ें हैं, ठीक है, इनको आपस में जब हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद दूसरी चीज़ को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। इसे ही आवेश कहा जाता है। पहले क्या था, हमें सिखाया जाता था जो कंघा होता है, इस कंघे को सर के ऊपर रगड़ो, उसके बाद में क्या करो, कागज़, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों ले और उसे कंघे को या पेन को जो रखोगे ना, तो ये छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। यही चीज़ विद्युत आवेश कहलाती है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो नहीं पूछी जाती है। पूछा क्या जाता है उसके ऊपर, ये कैसी राशि है? तो बताओगे साहब ये एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसे सी से प्रदर्शित करा जाता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनावेशित, दूसरा होता है ऋणावेशित। ठीक है, ऋणावेश अथवा इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसी कण पर निवल विद्युत आवेश पर शून्य होने पर उसे उदासीन कहा जाता है, जिसे न्यूट्रल कहते हैं। अंबर एवं बिल्ली की खाल की भांति कांच एवं रेशम जब आपस में रगड़े जाते हैं तो उसे छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यही आवेश कहलाता है। वैद्युतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की भाषा का जिसमें पदार्थों को विद्युतीय गुणों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहलाता है। इसकी दो शाखाएं होती हैं, स्थिर वैद्युतिकी तथा गतिक वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर अवस्था वाले आवेशों का अध्ययन किया जाता है। और गतिकी वैद्युत क्या होता है? जिसमें गतिज अवस्था वाले आवेशों का अध्ययन किया जाता है। दो विपरीत आवेश परस्पर आकर्षित होते हैं और समान प्रवास के आवेशों को प्रतिकर्षण बल कहा जाता है। कैसे सर? तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यदि हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, दो सिंबल लेंगे, धनात्मक, ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को भगाने का प्रयास करते हैं। जब हम प्लस और माइनस लेते हैं तो ये आकर्षित करते हैं। ये क्या करेंगे? ये आकर्षित करेंगे। जब हम माइनस लेंगे तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, यही इसका कंसेप्ट होता है। कूलाम जो थे ना, कूलाम का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ कूलाम्स, तो इंटर में भी आता है, तो बच्चों को काफ़ी यूजफुल होता है ना। दो आवेश जिसका मान Q1 Q2 r दूरी पर स्थित हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ले लिया कि मान के चलो यहाँ पे हमारे पास गोला है, दो गोले हो गए। तो किस तरीके से बनता है? तो दो गोले हो गए, ठीक है। इसका नाम हमने कुछ अपने मन से रख दिया, इसका मान Q1 और इसका नाम Q2 रख दिया। और ये कुछ दूरी पर स्थित हैं, इस दूरी को R कहा जाता है, R दूरी पर स्थित है। तो ये अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक मिनट देख लेते हैं इसे भी। तो ये गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब सर क्या हुआ? ये फोर्स हो गया, फोर्स समानुपाती
Q1 और Q2 के हो जाता है। ठीक है, आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के जो दूरी होती है, जब इससे दूरी लेंगे तो इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। दूरी क्या होती है? एफ व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/2 के। तो आपको पता होना चाहिए समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में क्या फ़र्क होता है। समानुपाती जो होता है एफ समानुपाती लेते हैं, तो इसे यहाँ से रिमूव करें। एफ समानुपाती होता है Q1 और Q2 के, और जब दूरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जब दूरी लोगे तो 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के निशान जो है ना, इसे हटाने के लिए कुछ और हम टेक्निक अपनाते हैं, तो के का प्रयोग करते हैं। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो के का प्रयोग करेंगे। के क्या होता है? यहाँ पे स्थिरांक होता है, तो क्या आ जाएगा? एफ बराबर के Q1 और Q2 r²। तो यहाँ पे यही इसका फार्मूला बन के आ जाता है कूलाम के नियम का। ठीक है, तो ये आपके सामने फार्मूला हो गया। अब चालक देखते हैं, जहाँ के का मान 9 × 10⁹ मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। चालक की बात करते तो बेटा चालक क्या होता है? जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें चालक कहते हैं। लगभग सभी धातुएं, लवणों के जलीय विलयन इत्यादि चालक होते हैं। चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अचालक की बात करें, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहते हैं। अचालक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? लकड़ी, रबर, कागज, अभ्रक, शुद्ध अशुद्ध जल आदि। अच्छा, आप हमें बताने का प्रयास करें कि क्या शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल, ठीक है, शुद्ध जल जो होता है, क्या इसमें विद्युत धारा जाती है या नहीं जाती है? तो शुद्ध जल क्या होता है? अचालक होता है। शुद्ध जल में विद्युत धारा नहीं जाती है। शुद्ध जल में क्या होता है? विद्युत धारा नहीं जाती। शुद्ध जल होता कौन सा है? तो भैया वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध जल माना जाता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है? चालक सीखा जिसमें विद्युत धारा चली जाती है, अचालक सीखा जिसमें विद्युत धारा नहीं जाती है। अब अर्धचालक देखते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलियम आदि अर्धचालक के उदाहरण हो जाते हैं। अर्धचालकता विभिन्न तत्वों से मिलकर बनने वाले विशेष पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाह के प्रति शून्य प्रतिरोध या अत्यंत चालकता प्रदर्शित करते हैं, अतिचालक कहलाते हैं। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। किसी विद्युत आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जो अन्य आवेश आकर्षित तथा प्रतिरोध अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। तो क्षेत्र की बात किस तरीके से करते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, एक ऐसा विद्युत का क्षेत्र है, यहाँ पे 2 तार पड़े हुए हैं, तो इन तारों का अनुभव कहाँ तक किया जा सकता? तो हमने मान के चले इन तारों का अनुभव बस इस डिब्बे में ही हो रहा है। डिब्बे के बाहर खड़ोगे तो करंट नहीं लगेगा, इसको टच करोगे तो करंट लगेगा। तो हम चारों तरफ देखेंगे कहाँ तक इसके करंट का अनुभव किया जा सकता है, तो इसे विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपने देख ली। अब आगे चलते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं आगे चीज़ें कौन सी आने वाली हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम लोग देखते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या एक सदिश राशि होती है, और वो कौन सी राशि थी? अदिश राशि। यदि परीक्षण Q0 पर लगने वाले एफ को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? F/Q0 Q0। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा एक सदिश राशि होती है, और धारा को अंग्रेजी में I लिखते हैं। इसका सूत्र होता है I = Q/T।
टी का मतलब होता है समय, क्यू का मतलब आवेश होता है। यदि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं फिर भी यह एक अदिश राशि होती है, क्योंकि अदिश राशि योग के त्रिभुज के नियम का अनुसरण नहीं करती है। विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा मानी जाती है। अब अगली आती है बेटा प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होती है? ऐसी विद्युत धारा जिसमें निश्चित समय अंतराल के पश्चात विद्युत प्रवाह की दशा उत्क्रमित हो जाए प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। कैसे सर? विद्युत आगे देखते हैं कौन सी आती थी भाई? प्रत्यावर्ती धारा सीख रहे थे? नहीं, हाँ प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत शक्ति संयंत्रों में प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। जब आप जनरेटर पढ़ोगे तो यहाँ पे एसी और डीसी पढ़ाने को मिल जाता है। दिष्ट धारा क्या होती है? ऐसी विद्युत धारा जिसमें विद्युत धारा की दिशा सदैव एक ही रहती है, दिष्ट धारा कहलाती है। इसे डीसी बोला जाता है, डिस्ट धारा। तो जनरेटर का कार्य क्या होता है? धारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी को एसी में बदला जाता है। विद्युत विभव क्या होता है? ये रसायन विज्ञान कक्षा 12 और भौतिक में भी पढ़ाई जाती है। विद्युत विभव एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, कहा जाता है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद में विभवांतर आता है। इसके बाद में आगे की चीज़ें प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध किसी चाल का बागुड़ जो उसे प्रवाहित आवेश यानी प्रवाहित आवेश बोले तो विद्युत धारा का विरोध करता है। इसे कैपिटल आर से प्रतिरोध को दर्शाया जाता है। इसका एसआई मात्रक कौन सा होता है? ओम होता है, ठीक है। और ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है आर बराबर आई बटे वी होता है। जो आर यहाँ पे होता है इसको आर प्रतिरोध बोलते हैं और यहाँ पे वी होता है इसको विभव बोलते हैं। आई का मतलब धारा होता है और धारा का मात्रक ओम होता है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा? इतनी चीज़ें सीख ली। अब देखते हैं प्रतिरोधकता। किसी विद्युत के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इसका सूत्र है, इसे रो से प्रदर्शित करा जाता है, ठीक है। तो आगे की चीज़ें देखने का प्रयास करते हैं। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है? ताप बढ़ाने पर धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है तथा विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं चालकत्व, उसके बाद चालकता आती है और इसके साथ ही साथ हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं? समांतर श्रेणी। कुछ इस तरीके की श्रेणियाँ होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? कुछ इस तरीके से कहा जाता है। एक हमारे पास में कुंडली थी जिसका मान था R1 और उसके बाद में R2 R3, कुछ इस तरीके से जोड़ो तो ये वाला सूत्र लगेगा संयोजन श्रेणी का। और यहाँ पे ये आपके सामने समांतर श्रेणी का सूत्र आ जाता है। इसके ऊपर काफ़ी बार ग्रुप डी में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आप इस सूत्र को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज जितना सीखा है उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और ये एनडीए 2018 में आया हुआ था। यदि इन प्रतिरोधकों का प्रयोग R1 R2 R3, ठीक है, R1 R2 और R3 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होने वाला है? तो कौन सा सही क्रम है इसका? R3 R2 R1, तो इसका उल्टा कर देंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर में। तो विद्युत मोटर में क्या होता है भैया? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो विद्युत क्या है? मीटर, ये क्या करते हैं? ऊष्मा होती है ना, इसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बस यही सही जवाब है, तो पढ़ने की आगे ज़रूरत नहीं, BRPCS में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है एक सुरंग में 10 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 5 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी, तो कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होने वाली है? तो यहाँ पे क्या होता है,
5 वाट क्षमता वाले 100 वाट की क्षमता के 5 बल्ब लगे हुए हैं और ये 5 बल्ब क्या करते हैं, 20 घंटे तक लगातार जलते हैं। तो कितने घंटे तक लगातार जलते हैं, 20 घंटे तक लगातार जलते हैं। अब ठीक है, तो एक तो कितना हो गया, 0 से 0 बटा 00 से 00, 5 दूना 10, तो 10 निकल के आ गया यहाँ पे। और 10 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 20 घंटे तक लगातार। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आने वाला है, तो यहाँ पे आने वाला है 10 यूनिट निकला था, तो इसका सही जवाब भैया 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 दूना 10, क्योंकि 00 से 00 कट गया। ठीक है, 5 दून 10 यूनिट। ठीक है, तो कौन सा सही जवाब इसका हम लोग मानेंगे, सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, जो कि ये ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, क्या कहता है, बिजली की खपत का बिल किस माप पर आधारित है। तो यहाँ पे ये बिहार PCS 1995 में आया हुआ था। तो बिजली की खपत का बिल किसके माप पर आधारित होता है, तो आपको पता होना चाहिए वाट्स। ठीक है, कितने वाट की विद्युत आ रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। और एम्पियर जो होती है विद्युत धारा की इकाई होती है। ठीक है, तो ओम होती है, तो ये सभी है नहीं, तो वाटेज है इसका सही जवाब। तो अगला देखते हैं। एक मकान में 2 बल्ब में से एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, और इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध है। तो अवरोध किस में, एक तो कम रोशनी दे रहा है, एक ज़्यादा रोशनी दे रहा है, तो अवरोध मंद रोशनी वाले बल्ब में हो जाएगी। तो मंद का मतलब भाई एक बल्ब है बहुत बढ़िया से लाइट दे रहा है, ठीक है, और दूसरा बल्ब है ये बढ़िया से लाइट नहीं दे रहा है, तो अवरोध किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। अवरोध ना हो तो ये भी देता लाइट, तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाता है। यूपी PCS मेंस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो ऐसे विद्युत को विद्युत रोधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत रोधी कहा जाता है। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो किसे परिवर्तित करता है, तो रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित कर देता है। यूपी PCS 2012। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है, जो फ्यूज में तार हम लोग यूज करते हैं तो उसकी विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति अपॉन निम्न गलनांक। तो इसकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना उच्च होती है और गलनांक कम होता है। विद्युत फ्यूज में क्या होता है, लगा देंगे जल्दी से नहीं गलेगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्चतम चालक है, तो सबसे अच्छा चालक आपको हमने पहले से ही बता रखा है बेटा, कौन सा होता है सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। इसे अर्जेंटीनम कहते हैं और विज्ञान की भाषा में AG लिखते हैं, तो कभी भी आता है ध्यान रखिए। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है, डायनेमो के मोटर रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा सही जवाब लगाओगे आप, तो रेक्टिफायर लगाओगे। ठीक है, क्या है, रेक्टिफायर। सामान्यतः ट्यूबवेल लाइट में कौन सी गैस होती है, तो ट्यूबलाइट जो होती है घरों में कौन सी गैस होती है, आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। तो अगला क्वेश्चन है, यदि R प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है, तो तार का नवीनतम प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा, तो कितना होगा R/4, यानी R का चौथा हिस्सा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, CFL LED लैंप में क्या अंतर है, तो इसका अंतर भैया क्या होता है,
अंतर होता है। एक पढ़ेंगे प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इसमें नहीं है। और 3 विकल्प बचे, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है भाई। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो अब 2 विकल्प बचे। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। तो हाँ भैया, ये तो सही बात है, इसीलिए तो लगाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प सही। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, क्या इसमें संभावनाएं होती है, तो घट जाता है। तो प्रतिरोध R का तार N बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा जाता है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो होगा सर कितना होने वाला है, तो R/N²। तो R/N² इसका सही जवाब हो जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग, ये हाई स्कूल की किताब आप पढ़ोगे तो आसानी से देखने को मिलेगा। फ्लेमिंग जो होते हैं ना, उनके दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बेटा याद रखना, प्रेरित धारा। अगला क्वेश्चन है हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम बताना है। तो कौन सा नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होती है। तो बेटा कोटि किस तरीके से बतानी, 10⁶ ओम होती है। और अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका, UPPCS का क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर उपयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, AC वोल्टेज का उपचयन एवं अपचयन किया जाता है AC के द्वारा। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके बाद में हम आधुनिक भौतिकी की क्लास करेंगे इसी तरीके से ये क्लास, और उसके बाद में एक चैप्टर ख़त्म, क्वेश्चन आंसर ख़त्म। तो कैसी आपको क्लास लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।